Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important articles है वो देखते हैं. पहला है बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक इस समय का द मोस्ट हेडलाइंस वाला न्यूज़ या फिर बहुत इंपॉर्टेंट वाला न्यूज़ है. स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्पीकर एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी रेकरिंग है इन दी एग्जामिनेशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो बहुत अच्छे से हमें ये टॉपिक को समझना होगा. इलेक्शन होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे. थोड़े बहुत कन्वेंशंस है उनको अंडरस्टैंड हम समझने की कोशिश करेंगे. सेकंड है ई साक्ष्य ऐप. ठीक है, ई साक्ष्य ऐप जो है पुलिस रिफॉर्म्स में आप इसको बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं. GS2 में GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. ई साक्ष्य ऐप जो है वो बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट. वो हम लोग देखेंगे ये क्या ऐप है, क्या काम करता है. अर्बन जो अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो है हाउसिंग स्कीम, जिसको PM आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है, बोथ ग्रामीण और अर्बन दोनों में चल रहा है. तो दोनों में रिवैम्प लाने की बात की गई है. तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना. फोर्थ क्या है, पाकिस्तान डेलीगेशन इंस्पेक्ट रतले पावर प्रोजेक्ट इन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग आए दिन नहीं मिलता, लेकिन जब रहता है न्यूज़ में तो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, तो ये एक टॉपिक जो है इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये हमें जानना होगा. आई थिंक ऑल ऑफ द 4 न्यूज़ टुडे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट इवन स्किप वन ऑफ द टॉपिक्स हियर. तो आज के एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा और सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं. लोकसभा टू विटनेस रेयर कंटेस्ट फॉर स्पीकर्स पोस्ट. ठीक है, तो स्पीकर्स का जो पोस्ट है ना, ये क्या हुआ है, इस पे जो है हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है लोग कंटेस्ट कर रहे हैं. बेसिकली कन्वेंशन जो है, एक कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब कन्वेंशन क्या होता है कि कोई नियम नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, एक प्रोसीजर के रूप में लाया गया है. और यहाँ पर क्या बोला गया है कि कन्वेंशन और रूल्स में क्या डिफरेंस है. रूल्स आर रिटन फॉर्मल सेट ऑफ लॉज होते हैं, और कन्वेंशन क्या है, हम लोगों ने प्रैक्टिस में जो लेकर आते हैं. ठीक है, प्रैक्टिस में जो करते करते ये अब एक कन्वेंशन बन गया, उस टाइप से हो जाता है. ठीक है, इट्स नॉट सेट रूल्स, तो सेट रूल्स नहीं है. ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन. सो कन्वेंशनली क्या होता था कि जो स्पीकर जो होते थे वो बेसिकली रूलिंग पार्टी के पास जाते थे, और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो आपके ऑपोजिशन के पास जाते थे. कन्वेंशन है, ऐसा कोई रिटर्न नहीं है, कहीं पर लॉ सेट नहीं किया गया. कन्वेंशनली जो है हमारे स्पीकर जो होते हैं वो बेसिकली रूलिंग पार्टी से होते हैं, डिप्यूटी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन से होते हैं. लेकिन ये नहीं कि अगर डिप्यूटी स्पीकर जो है अगर वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के होने होंगे. स्पीकर कैन बी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो इस बार जो ऑपोजिशन है उन्होंने अभी अपना कैंडिडेचर जो है वो दिया है, एक प्रत्याशी फॉर द स्पीकर ऑफ पोस्ट ऑफ स्पीकर. तो वहाँ पर 2 जो लोग हैं उनके बीच में आपको कंटेंशन देखने को मिलेगा. 18th लोकसभा में जो एक वन ऑफ द रेयर विटनेस हमें देखने को मिलेगा क्या, कि स्पीकर का पोस्ट के लिए जो है ये एक कैंडिडेचर जो है हमें देखने को मिला है फ्रॉम ऑपोजिशन एज वेल एज फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी से, जो दोनों से जो है 2 कैंडिडेट्स जो है वो लाए गए. ठीक है, सो आपको देखने को मिलेगा कि ऑन ट्यूसडे कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल एंड DMK's TR बालू फ्रॉम ऑपोजिशन एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा हैड मेट एट मिस्टर सिंह ऑफिस इन द पार्लियामेंट टू इवॉल्व अ कंसेंसस लाने की जो है बात की गई थी कि बिना इलेक्शन कराए ही क्या एक कंसेंसस लाया जा सकता है. बट यहाँ पर जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि बल्कि यहाँ पर जो है ऐसा बोला जा रहा था कि ओम बिरला जी को ही फिर से स्पीकर बनाया जाए. बट अब वो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशन. यहाँ देख सके गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ एन ऑपोजिशन कैंडिडेट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर्स पोजीशन. मतलब अब डिप्यूटी स्पीकर में भी कोई भी हो सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिशन से ही बने, रूलिंग पार्टी से भी डिप्यूटी स्पीकर बनाया जा सकता है और अपोजिशन से भी स्पीकर को बनाया जा सकता है. बल्कि बस ये था कि कन्वेंशनली हमने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि चलिए आप जीते हुए पार्टी से तो आप स्पीकर बना लीजिए. ठीक है, और हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसे होते हैं वैसे ही हम एक डिप्यूटी स्पीकर जो है वो हम बना देंगे. ठीक है, बट ये कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस बार हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है. ठीक है, पहली बार ऐसा नहीं है. 1952 में,
67 में और 1976 में। ये तीनों साल जो थे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग साल थे, बिकॉज ये तीनों साल में ओपोजिशन से जो है स्पीकर चुने गए थे। ठीक है, स्पीकर साहब जो है ओपोजिशन पार्टी से थे। ठीक है, और स्पीकर साहब जो है ओपोजिशन पार्टी, स्पीकर माइंड यू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट कम्स 7th इन रैंकिंग। ठीक है, मतलब हाईएस्ट ऑफिशियल्स को अगर आप 1 से लेकर 10 तक ऐसे करके आप वो करने शुरू करेंगे तो हाईएस्ट तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप नीचे आते रहेंगे तो 7th नंबर के पोजीशन पे स्पीकर आता है। एंड स्पीकर का जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, पूरे हाउस को संभालना। ठीक है, और उनके पास 2 पावर्स तो एक्स्ट्रा रहती है, एक तो एंटी डिफेक्शन का पावर रहता ही है, साथ ही मनी बिल को प्रेजेंट करना, सर्टिफाई करना कि ये मनी बिल है कि नहीं, वो भी पावर आपके पास स्पीकर के पास रहते हैं। एंटी डिफेक्शन में किसी को अगर डिफेक्ट करना हो तो ये भी पावर स्पीकर के पास रहता है। तो स्पीकर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसपे हमेशा ही डिबेट रहता है, क्योंकि स्पीकर एज अ पोस्ट एक न्यूट्रल पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक न्यूट्रल इंसान रहना चाहिए। अगर एक बायस है, अगर जैसे रूलिंग पार्टी या अपोजिशन से बायस है, तो फिर वो तो दूसरे जो अपोजिशन जो है, जो अपोजिट में जो बैठे हैं, उनको तो कभी बोलने का मौका ही नहीं देंगे, उनको चांस ही नहीं मिलेगा, या फिर उनके खिलाफ इस तरीके के कुछ काम जो है वो किए जाएंगे। तो स्पीकर को एक न्यूट्रल पोजीशन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी एक हेल्दी डिबेट आप देख पाएंगे इन दी पार्लियामेंट, वरना एक वन साइडेड ही आपको देखने को मिलेगा। सो स्पीकर का पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस डिफेक्शन का अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ देखने को मिलेगा कि जो हमारे स्पीकर जो है ना, उनके लिए एक एक्सेप्शन है। स्पीकर अगर अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर देते, मतलब अगर आप अपना इफ ही गिव्स अप हिज पोस्ट फ्रॉम ऑफ द एमपी, ठीक है, अगर वो अपना एमपी का पोस्ट जो है, मतलब नहीं, उनको एमपी होना ही पड़ेगा, पहली बात तो ये आपको पता होना पड़ेगा, लेकिन वो अपना पार्टी से ना इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी से वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ताकि वो जो सीट है जिसपे वो बैठ रहे, दैट इज पोस्ट ऑफ स्पीकर, क्योंकि वो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, तो वो जो है अपने पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, और उसके बाद क्या बन सकते हैं, एक न्यूट्रल मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल मेंबर बन सकते हैं, उन्हीं को बस एक एक्सेप्शन दिया गया है। इस अगर कोई स्पीकर है, अगर इफ ही गिव्स अप इस पार्टी, अगर वो अपने पार्टी को जो है सीट को अगर वो गिव अप कर देते हैं, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट और इस तरीके का काम करते हैं तो आपको डिफेक्शन के थ्रू जो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन एक पोस्ट ऑफ स्पीकर को ही ये एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो देन ही कैन गिव अप हिज कैंडिडेचर। ठीक है, अपने जो पार्टी से वो कैंडिडेचर को गिव अप कर सकते हैं। वाई? टू सिट ऑन द पोस्ट ऑफ स्पीकर। स्पीकर के पोस्ट में बैठने के लिए उनको ये अलाउ किया गया है, बिकॉज स्पीकर इज अ न्यूट्रल पोजीशन। अगर आप न्यूट्रल पोजीशन पे अगर आप जाके बैठना चाहे तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी है उसको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ लॉ, किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में हम जनरली नहीं देख पाते। इफ यू गो टू ब्रिटेन में आपको ये देखने को मिलेगा कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, मतलब स्पीकर बन जाते हैं तो उनको अपना पोस्ट जो है, पार्टी से पोस्ट जो है उसको छोड़ देना होगा। ठीक है, सो ये कन्वेंशन है, स्पीकर के लिए ये एक्सेप्शन भी है, ये आपको आना होगा। एंटी डिफेक्शन का लॉ जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है स्पीकर के, जैसे प्रिसाइड करना लोकसभा पर, प्रीसीडिंग्स होता है, ये सब रेस्पेक्टफुल मैनर से हो, ये देखने के लिए। द स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी टू रोल द पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर एंड इन्फोर्स रूल ऑफ पार्लियामेंट। ये सब सारा जो है पार्लियामेंट का जितना भी रूल्स है, रेगुलेशन, उनको मेंटेन करना। एक्टिंग एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर लोकसभा इज ऑफन कॉल्ड टू रिप्रेजेंट दी लोकसभा एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ लोकसभा इन पब्लिक और इंटरनेशनल इवेंट्स। तो ये हमें वहाँ पर जो है ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। मेंटेनिंग द इम्पार्शियलिटी ऑफ लोकसभा, ताकि जो है वो अपना ड्यूटी जो है अनबायस तरीके से करे, तो पार्शियलिटी ना हो, इसीलिए भी उनका काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और एक एमपी जो है, उनको एक एमपी होना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी, उनको एक एमपी होना ही पड़ेगा। बिना एमपी हुए वो स्पीकर नहीं बन सकते, उनको एमपी होना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं इमीडिएटली वो लीव नहीं करते। ठीक है, इमीडिएटली ही डजंट रिजाइन, जैसे एक सरकार खत्म, मतलब 5 years खत्म हो गया तो वो इमीडिएटली रिजाइन नहीं करेंगे, जब तक दूसरा स्पीकर नहीं आ जाता तब तक वो इमीडिएटली रिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकसभा, ये वो जो सारा प्रोसीजिंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सबको बोलने का मौका दिया जाए, तो ये हमारे स्पीकर के पास इतना पावर रहता है। ठीक है, प्लेइंग अ की रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वो उनके पास पावर्स है मनी बिल को सर्टिफाई करने का, प्रेसिडेंट का एसेंट लेने का बिल्स के ऊपर, तो ये सारा पावर्स जो है उनके पास रहता है। जॉइंट सिटिंग में भी वही बैठते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग में भी स्पीकर को जो है वो बिठाया जाता है। ठीक है,
तो उनका ओहदा बहुत बड़ा है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग लोकसभा इन इट्स रिलेशन विद अदर पार्लियामेंट्री बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। ओवरऑल द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्लेज अ वाइटल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग दैट पार्लियामेंट ऑपरेट्स इन ऑर्डरली, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। अच्छे से जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर काम होना होगा तो ये पोस्ट को बहुत न्यूट्रल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा ये इसी स्पीकर के पोस्ट पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों पर। सो उस समय भी हम अच्छे से जो है बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। हम एंटी डिफेक्शन लॉ को भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका भी होमवर्क रहेगा कि आप भी एंटी डिफेक्शन लॉ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक चैप्टर है, क्वेश्चंस आते आते, ठीक है। चलिए, अहेड ऑफ रोल आउट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉस यूनियन होम मिनिस्ट्री टेस्ट ई साक्ष्य एक्ट, ठीक है। तो तीन जो है जो तीन लॉज जो है उसको अमेंड करके न्यू तरीके से जो है 3 लॉज लाए गए क्रिमिनल। एक तो है हमारा आईपीसी का लॉ, भारतीय जो है न्याय भारतीय साक्ष्य, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी को भारतीय साक्ष्य बिल बोला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो है जिसको सीआरपीसी जो है वो ओके, एक मिनट, ठीक है। लेट मी इरेज दिस पार्ट। जो हमारा 3 बिल्स लाए गए थे उनका नाम क्या क्या है? भारतीय न्याय संहिता बिल। भारतीय न्याय संहिता बिल जो है दैट इज इंडियन पीनल कोड, ठीक है। आईपीसी के जो धारा लगते थे 1860 के, ठीक है, 1860 के जो बिल थे वो उसको क्या बोला गया है? इंडियन पीनल कोड को जो है उसका नाम चेंज करके क्या लाया गया है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय साक्ष्य क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? एविडेंस होता है। उसको 1872 को अमेंड करके अभी भारतीय साक्ष्य बिल लाया गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ठीक है, ये क्या है? रिप्लेस करेगा सीआरपीसी को, ठीक है। सीआरपीसी के जो बिल्स है इसको ये रिप्लेस करेगा, अमेंड करके लाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है जुलाई 1 तारीख से आने वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने आप क्योंकि वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इनकलकेट टेक्नोलॉजी इन दी फील्ड ऑफ पुलिसिंग, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनके बॉडी में कैमरा लगा रहता है, बॉडी कैम। तो उससे क्या होता है कि बॉडी कैम से पता चल जाता है कि उस पुलिस वाले का इंटेंशन क्या था। अगर गलती से उन्होंने किसी के ऊपर शूट कर दिया तो वो उन्होंने शूट क्यों किया? बॉडी कैम पे तो ऑब्वियसली सब कुछ रिकॉर्ड होगा। देखेंगे कि क्या वो इनोसेंट आदमी था जिनको उन्होंने शूट किया, या फिर उन्होंने सेल्फ डिफेंस में शूट किया। तो इस टाइप से सारे चीज़ों को बॉडी कैम में रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो इंडिया में क्या है, ई साक्ष्य ऐप में अगर जैसे कोई पुलिस है, कोई टीम है, वो गई है तो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ही कैन देन एंड देयर ही हैव टू कंपल्सरीली अपलोड द पिक्चर्स, ठीक है। जैसे क्राइम सीन है तो ही हैव टू टेक द पिक्चर एंड अपलोड इट टू ई साक्ष्य ऐप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज इससे पुलिस रिफॉर्मिंग में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत फॉर वेरी रॉन्ग रीजन्स इंडियन पुलिस आर बहुत बार रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो जो भी कभी कभी ऐसा होता है कि इलिसिट टॉर्चर किया जा रहा है टू दी पीपल, ठीक है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है। तो ये सब जो है इसको भी कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत पूरे पुलिस थानों में सीसीटीवी लगा दिया है, ठीक है। और ये इस टाइप का काम करना, ई साक्ष्य ऐप जैसा इनिशिएटिव लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच नीडेड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो ई साक्ष्य ऐप है इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि 4-4 मिनट का वीडियो बना सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 मिनट का रहेगा। तो इफ समबडी एनी टीम वो जा रहे तो वीडियो रिकॉर्ड 4 मिनट का करके एंड देन फिर से 4 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके एन नंबर ऑफ वीडियोज जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है एंड अपलोड, दे कैन अपलोड इट इन दी ई साक्ष्य ऐप, ठीक है। तो द BNSS दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट्स कंपल्सरीली ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑफ क्रिमिनल केस, ठीक है। अगर क्रिमिनल कोई केस है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जा रही है, ठीक है, 7 साल से ज्यादा की सजा अगर सुनाई जा रही है दैट मीन्स तब वहां पर ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करना इट्स कंपल्सरी, ठीक है। इट्स कंपल्सरी कि आप वहाँ पर ऑडियो विजुअल जो है रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। प्रोक्योरिंग हार्डवेयर एंड क्लाउड स्पेस इज एन एक्सपेंसिव अफेयर इन मेनी स्टेट्स डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, सेड एन ऑफिशियल एडिंग टू दी हेडिंग दैट इट विल ऑल्सो हेल्प यूनिफॉर्मिटी इन इन्वेस्टिगेशन देयर बाय इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कन्विक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज एविडेंस भी बहुत सारे जो है कलेक्ट किए जाएंगे। बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं जहाँ पर एविडेंस का कलेक्शन, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करना,
एविडेंस को अच्छे से कलेक्ट नहीं करना, ये सब की वजह से केसेस जो है वो हमेशा इट गेट्स कोल्ड, ठीक है, कोल्ड रह जाता है, केसेस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। द मोबाइल एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय NIC and will be available to all police station which registers and downloads the app, ठीक है। A senior government official said the app was under final stages of trial and the police were given two options. If there is connectivity issue, the police can record the crime scene on their own device such as personal mobile and then generate a hash value, come back to the police station and upload the file. Other method that they can directly upload through the साक्ष्य which जहाँ पर अच्छा इंटरनेट स्पीड होना होगा, ठीक है। तो ई साक्ष्य ऐप में ही कैमरा वगैरह को आप इंटीग्रेट करके और वहीं पे आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट की इश्यूज है, ठीक है, कनेक्टिविटी कमजोर है, तो आप अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करिए एंड देन यू कम टू दी थाना एंड देन यू अपलोड दी वीडियो। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मैंडेटरी किसके लिए? जिनका 7 साल से ज़्यादा का सज़ा सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है, उसके तहत ये बोला गया कि जिनका अगर जैसे मैं किसी के खिलाफ FIR ले रही हूँ, ठीक है, उनके लिए उनका मुझे थंब इम्प्रेशन लेना मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी को अभी अगर मैं उनको गिरफ्तार कर दूँ तो मैं उनका ले सकती हूँ, फिंगरप्रिंट वगैरह ले सकती हूँ, मैं उनका सिग्नेचर ले सकती हूँ, थंब इम्प्रेशन ले सकते हो। लेकिन जिनको कन्विक्शन हो गया है और वो 7 साल से ज़्यादा के लिए आ गए, उनका DNA लेना भी कंपलसरी हो गया है, ठीक है। DNA उनका कलेक्ट करके रखना इट्स कंपलसरी, वो अब कंपल्शन हो गया है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं अभी किसी को हमने गिरफ्तार किया है तो उनका हम थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं, सिग्नेचर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको 7 साल से ज़्यादा का सज़ा सुनाया गया, दैट मीन्स ही इज़ अ बिगर ऑफेंडर। तो बिगर ऑफेंडर है तो उनका हमें उनका DNA सलाइवा सैंपल वगैरह भी हम ले सकते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ई साक्ष्य का मतलब क्या होता है? ई एविडेंस, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये टेस्टिंग जो है ये कराया गया, ठीक है। ई साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य मीन्स एविडेंस, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे इंडियन एविडेंस को क्या बोला गया? भारतीय साक्ष्य, ठीक है, एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री टू रिवैम्प अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। हमें पता है कि इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उनका जो है फ्लैगशिप मिशन है, 2015 में लाया गया था। 2022 तक की बात थी कि सबको हाउसिंग हो जाएगा, हाउसिंग फॉर ऑल इनका जो है मोटो है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है इसको दिसंबर 2024 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया। एक्चुअली द प्रॉब्लम विद दिस स्कीम, द स्कीम इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड स्कीम, बट द प्रॉब्लम लाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन। हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन पे ही प्रॉब्लम आ जाता है। देयर इज़ अ वेरी बिग कार्टेलाइजेशन यू कैन से, एंड अ वेरी वेरी बिग करप्शन जो चलता है इन दिस होल आवास योजना का स्कीम। लोगों को घर मिल तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर द क्वालिटी ऑफ द हाउस आर वेरी वेरी पुअर, नो वेंटिलेशन, गर्मी इतनी हो रही है, ठीक है, और कोई वेंटिलेशन नहीं, तो लोग चाह कर भी वो घर में नहीं रह पा रहे। और द मटीरियल दैट दे यूज इज एब्सोल्युटली पुअर, एब्सोल्युटली हॉरेंडस। और जिनको बिकॉज घर किसके कहने पे दिया जा रहा है कि जो इफ़ यू सी जो वहाँ के ग्राम सभा के जो पंचायत वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो उनके हेड होते हैं वो एक्चुअली एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा नेक्सस बन जाता है कि अगर आपको घर चाहिए देन गिव मी दिस अमाउंट ऑफ मनी, आई विल एलोकेट यू अ हाउस, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत बड़ा कार्टल भी चलता है, बहुत रेड टेपिज्म होता है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है और अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये स्कीम वाज इन इटसेल्फ वाज अ वेरी गुड स्कीम, बट जो लोअर लेवल पे करप्शन होता है ना, इसकी वजह से ऐसे अच्छे फ्लैगशिप स्कीम्स में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है एंड उसका बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहता है। एंड इन नॉट जस्ट ए ग्रामीण एरिया, अर्बन एरिया में मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वर्क नहीं किया गया है। इसकी वजह से हमें ये एक लूपहोल देखने को मिलता है। जिनको घर देना होता है उनके नाम पे कोई घर अलॉट होता ही नहीं है, जिनको नहीं चाहिए होता है उनके घर नाम पे कभी कभी 2-2, 3-3 घर भी अलॉट हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी बिग लूप होल जिनको ढूंढ के जो है ये स्कीम का जो है अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। एंड अब उसको रिवैम्प करने की भी बात की गई है। एंड लोगों को घर जो आवास है, हाउसिंग इज़ वन ऑफ द राइट्स दैट वी मस्ट हैव, इट्स अ राइट दैट हम जो है डिग्निटी के साथ रहे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट कि हमारे पास अपना खुद का पक्का घर हो। तो अगर गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग तो वहाँ पर क्या होता है कि
बहुत लोअर लेवल में क्या होता है कि बहुत लूप होल्स रह जाते हैं, तो वो लूप होल्स का यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। सो ये इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कीम, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्कीम के बारे में क्या है, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में बनाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। अर्बन एरियाज़ के लिए अर्बन, ग्रामीण एरियाज़ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली घर को सबको घर पहुंचाना है। कौन कौन है बेनिफिशियरी, एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप वाले हैं, मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं, उनको क्या क्या दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जाएगा, क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी दिया जाएगा, और ऑफर्स मिलेगा सब्सिडी में। घर अगर बनाएंगे तो आपको सब्सिडी में ऑफर भी दिया जाएगा घर के लिए। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, बहुत मिनिमल होगा। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट मतलब क्या है कि उन्हीं जगह पर जो स्लम है एरियाज है उनको रीडेवलप करने की यहाँ पर बात की है। तो आप सोचेंगे ये एरिया में जब स्लम रीडेवलपमेंट होगा ना, वहाँ बहुत करप्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पर करप्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट जो होता है, वहाँ पर क्या है कि जो लैंड है उसी में तोड़ मड़ोड़ के फिर से न्यू घर जो है वो बना देंगे इन दी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल टू इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट और इनहेंस देयर ओन हाउसेस, ठीक है। तो अगर आप कोई घर बना रहा है तो उनको वो हेल्प कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का आप फॉर्म भर दीजिए, और वहाँ पर अगर आप उस घर का अगर आप वो मतलब इफ़ यू आर अ बेनिफिशियरी, आपको वो पैसा डायरेक्टली इन योर अकाउंट भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। आवास योजना ग्रामीण क्या है, प्रोवाइड पक्का हाउसेस विद बेसिक कम्युनिटीज़। बेसिक कम्युनिटीज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, टैप का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन वगैरह, दिस आर बेसिक एम्यूनिटीज़। हु आर होमलेस, और या फिर कच्चा घर में रहते हैं या फिर डायलेपिडेटेड हाउसेज में रहते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ क्या है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत जो है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत वो लोग जो है उनको देखा, मतलब उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है बेनिफिशियरीज को, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 1.2 लाख रुपीज़ जो है प्लेन एरियाज़ में अगर रहते हैं वो प्लेन एरिया के गाँव में, हिली एरियाज़ में 1.3 लाख, और डिफिकल्टी एरियाज़ जो है ये सब एरियाज़ में अगर रहते हैं तो उनको 1.3 लाख रुपीज़ जो है दिया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये स्कीम का कन्वर्जेंस भी है बहुत सारे स्कीम के साथ, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, मनरेगा के साथ है, मनरेगा के साथ भी ये स्कीम को जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे मनरेगा वर्कर्स है उनको आवास योजना के काम के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा अगर स्वच्छ भारत के साथ ये आवास योजना के इंटीग्रेशन को हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, बट 2024 तक होपफुली जो है ये पूरा हो जाना चाहिए। वैसे हमारा था कि हम 2022 तक ही इसको पूरा करेंगे, बट ड्यू टू कोविड ऑल्सो बहुत स्टॉल हो गया था। तो अभी इन घरों को आप देख पाएंगे कि 2024 तक होपफुली ये सारे घर जो है अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज पाकिस्तान डेलीगेशन इंस्पेक्ट रतले पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। तो जब हमारा बंटवारा हुआ देश का, इंडिया और पाकिस्तान, तो पानी का भी बंटवारा हो गया, ठीक है। तो पानी का बंटवारा जब हुआ तो इंडस और उसकी सहायक नदी, ठीक है, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो उनमें डिवीजन हो गया। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ठीक है। ये 5 एंड इंडस मिला के 6 नदियाँ जो है वो बन जाती है। अब ये क्या है, इन नदियों को भी हमने विभाजित कर दिया। अब यहाँ क्या है कि ये जो 3 नदियाँ है, दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, ये तीनों नदी जो है पाकिस्तान के पास चली गई। बाकी ये रावी, ब्यास और सतलुज जो है ये इंडिया के पास आ गई, ठीक है। रावी, ब्यास, सतलुज के पास इंडिया का एक्सक्लूसिव हक है, और पाकिस्तान के पास इंडस, झेलम और चेनाब का एक्सक्लूसिव हक है। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो रिवर्स है ना, ये रिवर्स में क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग बहुत इनोसेंट अगर कुछ काम करें तो हम इन पानी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए हम इन रिवर्स का यूज़ नहीं कर सकते। हम इन रिवर्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हम बना सकते हैं। रन ऑफ द रिवर मतलब हम पानी को स्टोर नहीं करें। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आप जनरेट करना चाहेंगे तो आपको पानी को स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन पानी स्टोर एज क्योंकि अलाउड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जो नदी जिस स्पीड में फ्लो कर रही है ना, उसी में हम टरबाइन को लगाकर और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो पानी स्टोर भी नहीं करना पड़ा, पानी फ्लो भी हो रही है, पानी जा भी रही है, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या है कि वो कहती है कि जो हमारा किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा झेलम नदी के ऊपर है सॉरी, किशन गंगा जो हमारे
झेलम नदी के ऊपर है और रतले जो है जो हमारे चेनाब नदी के ऊपर है, ये दोनों इलीगल है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हमने जो है वो रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर एक डेलीगेशन जो है वो आकर देखेंगी, जो हम लोग रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो हम लोग रतले पे हम बना रहे हैं, तो उसको आकर वो चेक करेंगे। उसके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडस वाटर ट्रीटी को समझना, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो रतले है, ये क्या है, 5 मेंबर का जो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन है और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आएंगे वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो है वर्ल्ड बैंक के कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट। वर्ल्ड बैंक क्यों आएंगे वो हम देखेंगे अभी, वर्ल्ड बैंक ही क्यों आएंगे वो हम देखेंगे, बट याद रखिएगा कि एक 5 मेंबर का एक डेलीगेशन जो है वो इंडिया में आ रहा है टू चेक जो रतले पे जो वाटर जो हम रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो लीगल है या नहीं, वो उसका बेसिस चेक करने के लिए आएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो 2 दिन का जो विजिट करेंगे। हम लोग कितना 850 मेगावाट्स का रतले का प्रोजेक्ट जो है हम लोग चेनाब रिवर में बनाएंगे, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए वो लोग इंस्पेक्शन जो है वो करने के लिए आएंगे। एक और प्रोजेक्ट है पकलदुल प्रोजेक्ट है, उसका भी वो लोग जो 1000 मेगावाट का जो एनर्जी जो बनेगा वो भी वो लोग चेक करने आएंगे। वो पकलदुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना, ये मरुसुदर जो रिवर है उस पर बना रहे हैं, ठीक है। वो भी चेनाब रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, चेनाब रिवर की आके वो चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों जो पकलदुल और आपका जो रतले है, दोनों को वो चेक करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यस मैंने बताया था ना, किशन गंगा जो है झेलम नदी के ऊपर भी है, तो वो किशन गंगा पे भी उनका जो है पाकिस्तान लोगों का ऑब्जेक्शन है कि हम जो है पानी को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है दोनों प्रोजेक्ट्स जो है याद रखिएगा चेनाब नदी के ऊपर है, चेनाब नदी और चेनाब की ट्रिब्यूटरी जो मारूसुदा रिवर है उसके ऊपर जो है बनाए गए। बेसिकली चेनाब रिवर जो है 2 नदी के मिलने से बनती है। चेनाब रिवर जो है 2 नदी, चंद्रा और भागा, इसीलिए उनको चंद्रा और भागा नदी के नाम जुड़ने पर बनती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर चंद्रा और भागा नदी को अगर वो जब आकर जुड़ती है तभी उसको हम चेनाब नदी भी बोलते हैं। तो इसीलिए कभी कभी चेनाब को चंद्र भागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज मैंने बता दिया। अब हमें देखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना 1960 में हमने साइन किया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल अयूब खान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो है ये 1960 में ट्रीटी जो है साइन किया गया था। हमने बहुत मैग्नानिमिटी दिखाया है, ठीक है। पाकिस्तान को हमने वेस्टर्न रिवर्स दे दिए, मतलब वेस्टर्न रिवर्स जो है दिस आर बिगर रिवर्स, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब तीनों बड़ी रिवर्स है, वो वेस्टर्न रिवर्स है, वो हमने दे दिया। ईस्टर्न रिवर्स हमने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो और इन्होंने ये जो ट्रीटी था ना, ये मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने, ये वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया था। इसीलिए इस बार भी जो डेलीगेशन आ रहा है उसके साथ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तभी ये मैंने आपको बताया था कि मैं ये क्यों आ रहे, वर्ल्ड बैंक ही क्यों आ रहे, क्योंकि उन्होंने ही हमारा मेडिएशन करवाया था विद पाकिस्तान, ठीक है। द ट्रीटी सेट्स आउट मैकेनिज्म कि कैसे हम मतलब कोऑपरेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या जो भी कुछ हो रहा है इन रिवर्स में वो अच्छे से हो जाए और ट्रीटी जो है शांति का पीस पैक्ट के रूप में एक निकले, तो उसके लिए हमने ये साइन किया था, ठीक है। 6 रिवर्स है, उसमें 3 जो वेस्टर्न रिवर्स है वो ICJ याद रखेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे याद रख सकते हैं आप। ICJ जो है पाकिस्तान को मिला है, RBS जो है वो हमें मिला है, ठीक है। इट अलोकेटेड 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब एंड झेलम टू पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टिव वो यूज कर सकते हैं, वो जो भी यूज करना चाहे। कुछ सर्टन जैसे कि कुछ चीज़ों में बारिंग लगाए, जैसे नॉन कंजम्पशन है, एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक यूज जो हमारे ऊपर हम नहीं कर सकते, जैसे हम कंजम्पशन के लिए ये इंडस, झेलम और इसका पानी नहीं यूज कर सकते, एग्रीकल्चर यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी जैसे वो हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ईस्टर्न रिवर्स है ना, रावी, ब्यास, सतलुज, इस पे हम लोग आराम से अनरिस्ट्रिक्टेड यूज जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज जो है हम इस पे ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए सतलुज पे हमने भाखरा नंगल डैम बनाया, बड़ा डैम है, राइट। इंडिया का बिगेस्ट डैम जो है हमने सतलुज पे बनाया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि देखिए 80% पानी जो है पाकिस्तान के पास चला गया। बड़ी जो रिवर्स है, मैंने बोला ना बड़ी रिवर्स, वो पाकिस्तान के पास चली गई, और छोटी जो है 20% पानी जो है इंडिया के पास रह गया। तो इसमें जो ट्रीटी में क्या क्या बनाया गया है, पहला है परमानेंट इंडस कमीशन। ट्रीटी जब बनाया गया तो उसमें क्या क्या हायरार्कीज और क्या क्या बनाया गया, वो पहला चीज़ जो बनाया गया था वो था परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन क्या है कि दोनों कंट्रीज़ को अपना अपना एक कमीशन जो है उसको सेटअप करना होगा, सीनियर ऑफिशियल्स का साथ जो है मिलकर एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है बोथ साइड्स जो है वो बनाएंगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, परमानेंट इंडस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार तो उनको मिलना ही पड़ेगा,
ठीक है। राइट्स ऑफ रिवर्स जो है, जैसे हमने देखा झेलम, चेनाब और इंडस जो है ये मतलब जैसे पाकिस्तान के पास गया है, यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये राइट्स तो पाकिस्तान के पास गया कि एग्रीकल्चर, कंजम्पशन ये सब पाकिस्तान करेगा ऑन आईसीजे, लेकिन इंडिया जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, ठीक है। एनेक्शन इसमें डी एक है इस इंडस वाटर ट्रीटी में, इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया जो है रन ऑफ द रिवर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें क्या है कि स्टोर करने की पानी की जरूरत नहीं है, वो पानी जो फ्लो कर रहा है उसी के ऊपर हम टरबाइन मूव करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। लेकिन आप स्टोर करके अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, ठीक है। फिर क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम, 3 जो है 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। 3 स्टेप में जो है डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 9। आर्टिकल्स नहीं याद हो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, अंडर विच क्वेश्चंस ऑन बोथ साइड्स कैन बी रिजॉल्व एट परमानेंट कमीशन। उसके बाद क्या है, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाएंगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर हम जा सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर हम जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इन डिफरेंसेस अब भी अगर नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, टेक्निकल डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो लोग वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर दोनों पार्टीज जो है वो लोग दोनों पार्टीज जो है अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन पे और डिस्प्यूट अगर रहा है, तो वो एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट पे भी अगर नहीं सॉल्व हो पाया देन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का क्या हैबिट है, वो डायरेक्टली ही बिना ये यहाँ पर पीआईसी पे बिना आए इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट के पास नहीं जाकर वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चले जाते हैं। तो पिछले साल भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि वो लोग ये प्रोसीजर है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी में प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर लिखा है कि पीआईसी के पास पहले जाना है, फिर गवर्नमेंट के पास जाना है, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट, लेकिन वो डायरेक्टली ही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चले गए। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ किशन गंगा एंड रतले प्रोजेक्ट। So that is something जो कि they have the tendency to do the same thing and recently भी जब उरी पे अटैक्स हुए थे 2016 में, आई रिमेंबर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकता, ठीक है। तो हमने वी हैव इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम उनके साथ पानी शेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे नीड टू शो सम मैग्नानिमिटी ऑल्सो, राइट। थोड़ा तो कुछ शो करना ही पड़ेगा उनको भी। तो हमने भी उस समय बोला था कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, राइट। बट फिर भी हम उनको पानी देते हैं, हम कभी भी उनकी पानी जो है रोकते नहीं है। वी नो दैट दे आर गोइंग टू उनके वहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, बहुत फ्लड ज़्यादा है, तो हमने तो कभी उनकी पानी नहीं रोकी। बट जब तक पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, आई डोंट थिंक कुछ वो बेटर डिसीजंस जो है वो ले पाएगा। सो वी कैन सी कि वो उनका ये हैबिट कि डायरेक्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चले जाना बिना द रूल्स को फॉलो किए, ठीक है। कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं उनको बिना फॉलो किए वो डायरेक्टली चले जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू गो थ्रू द रूल्स। वो रूल्स भले वो लोग फॉलो ही नहीं करते, कभी भी फॉलो नहीं करते, वो तो एक बात है ही। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूरा स्लाइड ही अपने आप में सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा रतले किस पे है, रतले प्रोजेक्ट इज इन चेनाब एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट इज इन झेलम रिवर एंड पकलदुल जो है वो एक रिवर चेनाब की जो ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी पर बनी गई है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है चेनाब की? मरुसुदा रिवर, ठीक है। मरुसुदा रिवर जो है उसके ऊपर ये पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये सब क्लियर हो गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.